जी बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगेन मैं शुरू कर रहा हूँ एक नए लेक्चर के साथ। ये जो नया लेक्चर है बेसिकली ये जो इश्यू ऑफ डिवेंचर है उसका आखिरी सेशन ले रहा हूँ मैं आज। इस आखिरी सेशन में बेटा जो मैं करने वाला हूँ, पहले मैं 5 से 10 मिनट आपसे उधार मांगूंगा। उधार इसीलिए मांग रहा हूँ ताकि जितना भी हमने पिछली क्लास में करा है मैं उसको एक बार आपको समराइज करा सकूं। ठीक है, जितनी भी 2-3 क्लासेस हुई है उन सबका एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। एंड रिपीट नहीं है, रिवीजन करना है, आपको भी करना है, मुझे भी करना है। हम इसका रिवीजन कर लेते हैं और इसके बाद हम आएंगे सैंपल क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड सेम क्वेश्चन हमारे फाइनल एग्जाम में भी चमकते हैं। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी आर स्टार्टिंग विद डिवेंचर की डेफिनेशन। डिवेंचर की जो बेटा डेफिनेशन है वो किस में लिखी हुई है? अब आपको पता होना चाहिए कि 2 सबसेक्शन 30 में लिखी हुई है। डेफिनेशन को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि डेफिनेशन बहुत इजी है। डिवेंचर इंक्लूड्स स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड व्हाटएवर। आपको ऐसा पूरा फिक्स करके लिखना है। मैं समझा देता हूं कि यहाँ पर सबसे मेन पॉइंट क्या था। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई आ रही है। यहाँ का जो बेटा सबसे मेन पॉइंट था वो था कि चार्ज हो सकता है किसी डिवेंचर को हमने दिया हो और किसी डिवेंचर होल्डर को ना दिया हो। भैया व्हाट इज चार्ज? बेटा मैंने माँ वाला एग्जांपल लिया था कि माँ किसी दुकान और किसी साहूकार के पास जाती थी और अपनी कोई चीज गिरवी रखती थी। तो अगर वो कोई चीज अपनी गिरवी रख रही है तो इट्स कॉल्ड चार्ज, कि भाई वो उसे उनका हक दे रही है, मॉर्गेज कर रही है अपनी कोई चीजों को, कि भाई आपका हक है, अगर मैं आपके पैसे नहीं दे पाती तो इसको आप बेच देना। अब इस चार्ज को मैंने दो तरीके से बांटा था। अगर मास अपने एक स्पेसिफिक कंगन उनको गिरवी रख दे तो इसे हम कहते हैं फिक्स चार्ज। और दूसरा हो सकता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग क्या आता है? ओवरऑल कंपनी के एसेट्स के ऊपर आ जाता है चार्ज। बट अगर हम कोई एसेट स्पेसिफिकली लिख कर दे देते हैं कि भाई ये बिल्डिंग आपकी, तो उसे कहते हैं हम फिक्स चार्ज। ये मैंने डिबेंचर की बताई थी आपको डेफिनेशंस में। फिर हम आए थे किसमें? रिडीमेबल और इरिडीमेबल वाले पे सबसे पहले आए थे हम। सबसे पहले हम आए थे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड वाले में मैंने आपको बता दिया था कि भाई उनको गारंटी गिवन है, या तो फिक्स हो सकती है या फ्लोटिंग हो सकती है। अनसिक्योर्ड वालों को हमने कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी है, कोई भी चीज हमने मॉर्गेज नहीं करी हुई है। ये अनसिक्योर्ड का था। फिर हम उसके बाद आए थे रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल का सिंपल था कि बेटा वो रिडीम हो जाएंगे विद इन 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स। बट इरिडीमेबल कभी भी रिडीम नहीं होंगे। आगे जाकर आपको ये भी पढ़ाया जाएगा कि इरिडीमेबल आपको इशू ही नहीं करने होते हैं। इरिडीमेबल डिवेंचर्स अब इंडिया में इशू नहीं होते हैं, बट वो बात की बात है। फिर आते हैं रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड को हम बियरर भी बोलते हैं। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड से मतलब ये है, भाई कंपनीज एक्ट कहता है कि अगर आप किसी को डिवेंचर इशू कर रहे हैं तो उसके लिए डिवेंचर होल्डर का रजिस्टर बनाइए और उस रजिस्टर में उस डिवेंचर होल्डर का नाम लिखिए। अब सुनिए कि अगर आप रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर हैं और आप उसको बेच रहे हैं तो बेटा आपको वो सिर्फ बेचने से, सर्टिफिकेट देने से काम नहीं चलेगा। दूसरे बंदे को आपको लिखकर बकायदा क्या एक डीड बनवानी पड़ेगी, एक आर्टिकल्स बनवाने पड़ेंगे कि भाई मैंने ये चीज इसको ट्रांसफर कर दी है। एज वेल एज आपको कंपनी को भी इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि भाई मेरा नाम हटाकर इन बंदे का नाम रख लीजिए, क्योंकि रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर को ही, जिनका नाम रजिस्टर में लिखा होता है, उन्हीं को ही प्रिंसिपल की पेमेंट होती है, उन्हीं को ही इंटरेस्ट की पेमेंट होती है। अगर आप किसी को बेच भी रहे हैं तो उसके लिए किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसका नाम नहीं आएगा अनटिल अनलेस उसके किसी काम का वो डिवेंचर नहीं है। दूसरा क्या होता है? अनरजिस्टर्ड या फिर बियरर। उसमें कुछ नहीं है, कैसे भी दे दो, बस दे दो। अब कंपनी जिसके पास वो सर्टिफिकेट होता है उसी को पे करती है। फिर उसके बाद आते हैं हम कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो थे बेटा जो इजीली कन्वर्टेड थे इनटू शेयर्स में, या फिर थोड़े हो सकते हैं, यानी कि पोर्शन उनका कोई रिडीम कन्वर्ट होता था, या तो पूरा का पूरा हो जाता था। और क्या कहते हैं, अनकन्वर्टेबल या फिर क्या था आपका नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, वो आपके क्या होते हैं कि भाई उनको आप शेयर्स में कन्वर्ट करने का कोई भी राइट नहीं दे रहे और ना ही वो इस चीज को कभी भी अपना हक समझकर मांग सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने आपको ये बताया कि इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में एक लिस्टेड हो सकता है, एक अनलिस्टेड हो सकता है। लिस्टेड में मैंने आपको बताया कि वो पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्लेसमेंट कर सकते हैं। अनलिस्टेड वाले सिर्फ पब्लिक नहीं, पब्लिक प्लेसमेंट नहीं कर सकते, सिर्फ प्राइवेट प्लेसमेंट करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ डिवेंचर फॉर कैश में। ये आप लोगों ने कर लिया होगा। मेरे को जो एक आपको अच्छा टॉपिक पढ़ाना है दैट इज कि भाई ये जो लॉस है, डिवेंचर तीनों चीज पे इशू होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे एंड अनलाइक शेयर्स। शेयर्स नहीं होते तो अनलाइक शेयर्स डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू होते हैं। पर जो डिस्काउंट पे इशू हो रहे होते हैं उनको हमें राइट ऑफ करना होता है। और राइट ऑफ करने का बेटा सिंपल फॉर्मेट है। सबसे पहले एसपीआर से पैसा उठाओ, और अगर एसपीआर से पैसा खत्म हो गया है तो सीआर से उठाओ, और सीआर में भी पैसा नहीं है तो पीएनएल यानी कि एसपीएल से पैसा उठाओ। ठीक है, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर इन सबको आपको राइट ऑफ करना होता है। मैं आपको एक सिंपल चीज बता दूं, बेटा अगर आपने डिवेंचर पे डिस्काउंट दिया है, या फिर आपके जो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस थे, जिन्हें हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, लास्ट क्लास में मैं बोलने में इसको मैं गलती कर रहा था। सिंपल है, मैं सर्च करता हूँ, सिंपल है, मुझे कोई दो राय नहीं है ये बताने में कि हाँ मैंने सर्च करा उस चीज को। सिंपल है पढ़ने का तरीका यार। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्री को अलग कर लो, लिमिनरी को अलग कर लो। सीखने के लिए बैठे हुए हैं,
जैसे आप स्टूडेंट है ना, मैं भी आज तक स्टूडेंट हूँ, और मैं आपसे एक जेन्युइन बात बताता हूँ, जो इतने बड़े बड़े टीचर जिनसे मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, अपने सीए फाइनल की स्टडीज पूरी कर रहा हूँ उनके साथ साथ, वो भी बेटा आज तक उनका यही कहना है कि हम भी स्टूडेंट है, हम भी सीख रहे हैं। तो सीखने में कोई बुराई नहीं है, और उसमें शर्माना बिल्कुल नहीं चाहिए। गलती हुई, वो सेशन में क्रॉप कर सकता था इजिली, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। आप मेरे लिए हैं, मैं आपके लिए हूँ, दैट्स ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता है शोबाजी से कि भाई मेरे को प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलना नहीं आ रहा, अब आ रहा है ना, खत्म कहानी। मेरे लिए ये ज्यादा मैटर करता है, और आपके लिए भी ये मैटर करना चाहिए कि आपको सीखना है, किसी भी स्टेज में आपको सीखना है। अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम ग्रो ही नहीं कर सकते, सिंपल है। आपने अक्सर देखा होगा, कहीं भी लिखा होगा, इफ वी विल नॉट लर्न, वी विल नॉट ग्रो। लर्न करोगे, ग्रो होगा। तो सिंपल है, मैंने सिंपल एक कंक्लूड करा। गूगल सर्च कर लो, प्री अलग करो, लिमिनरी अलग करो। प्री लिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूं, प्री लिमिनरी एक्सपेंसेस या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। पहला था, क्या था, क्या कहते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, यानी कि डिस्काउंट दे रहे हो तो। दूसरा था आपका प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तीसरा है आपका अंडर राइटिंग कमीशन। ये तीनों चीजें अगर आप दे रहे हो आपके लेवल पे, तो इन तीनों चीजों को आपको राइट ऑफ करना है सेम ऑर्डर में। पहला आपको एसपीआर यूज करना है, दूसरा आपको सीआर यूज करना है, और तीसरा आपको जो यूज करना है दैट इज एसपीएल, ठीक है। और याद रखना, ये एसपीआर के यूजेस हमेशा याद रखना, 5 यूजेस है, ये हमेशा याद रखना। ये चीजें हो गई। इसके बाद जो मैं आपको बताना चाहूंगा ना, एक ये चीज मैं जरूर बताना चाहूंगा आपको। अच्छा, वो मैंने बुक से पढ़ाई थी, वो उसके नोट्स हैं नहीं हमारे पास। जो चीज मैंने पढ़ाई थी ना आपको, कि हम कई बार अपने डिवेंचर को मॉर्गेज करते हैं, उनको गिरवी रखते हैं, तो उसकी एंट्री दो तरीके से हो सकती है। एक तो प्रेजेंटेशन पे हो सकती है कि सिर्फ लिख दो, और दूसरा क्या होता है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी होती है। तो एग्जाम में जैसा आएगा हम वैसा करेंगे। ये मैंने आपको एक छोटी सी समरी दी है, डिटेल वीडियो आपके पास अभी ऑलरेडी ऑब्वियसली पड़ी होगी। अब मैं शुरू कर रहा हूं आपके संग, आपके सैंपल पेपर से। ठीक है, सैंपल पेपर पे आ जाते हैं। सैंपल पेपर में देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इसके। आ जाइए। चलिए, हम आपको पता ही है, हम पार्ट में सॉल्व कर रहे हैं इसको, जो चैप्टर हो रहा है उस पर आ रहे हैं। तो आइए अब ढूंढ लेते हैं इसके क्वेश्चंस हम। इनकम एक्सपेंडिचर का है, जो कि अब आपका नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है। और जी, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6। और इसके दो पार्ट है बेटा, 3 नंबर के लिए क्वेश्चन है। कहाँ गया? ओके, हम थोड़ा ऊपर आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, 3 नहीं था आपका, क्वेश्चन नंबर 6 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। बेटा इसके दो पोर्शन है, और दोनों पोर्शन को मैं आपको करवा रहा हूँ, टेंशन ना लें। बस मेरे साथ फोकस करें। मैं आपको पूरा पूरा रेफरेंस दूंगा कि मैंने क्लास में क्या पढ़ाया था। बस बने रहना है आपको, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं कि भैया ये कितने नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये क्वेश्चन आया था बेटा आपका, कहाँ गया, ये क्वेश्चन आया था आपका 3 नंबर का। भैया कितने नंबर का डिबेंचर आना है, मैंने कहा ये सब एनालिसिस बाद में करवाता हूँ ना, वैसे तो आपको पता ही है। 12 नंबर की आपकी पार्टनरशिप आ रही है, 8 नंबर के आपके डिबेंचर्स आने हैं, 10 नंबर का आपका एनपीओ आना है, और 10 नंबर का एनालिसिस से क्वेश्चन आना है, और 5 नंबर आपका मैक्सिमम क्वेश्चन में दिखेगा। 5 नंबर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिखेंगे हमें। क्वेश्चन को पहले बेटा डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार, तब आगे मजा आएगा। विदेश लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ विभू इंटरप्राइजेस फॉर अ सम ऑफ ₹12 लाख। चलिए, क्या मैं रुक सकता हूं आपके लिए, या फिर पूरा क्वेश्चन पढ़ लूं? सर जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे पढ़ा लो, हम आपके भरोसे बैठे हुए हैं। सिंपल बात है। मैंने कहा अच्छा चलो, इतना भरोसा करते हो तो मैं रुक जाता हूं। और मैं आपको ये लाइन बोलूंगा कि एक बार फिर से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है। दोबारा पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। क्वेश्चन एक बार समझ नहीं आता, 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि जैसे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका आंसर आ गया। ये बात याद रखना मेरी कभी भी। तो आपने ये जो विदेश लिमिटेड ने एक रनिंग बिजनेस परचेस करा है, किसका? विभू का। बेटा इसको कितने में खरीदा है? 12 लाख में। तो सिंपल है, यहां पर जो ये 12 लाख रुपए ये बोल रहा है ना क्वेश्चन, मैं इसको यहां पर अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना भी शुरू कर दूं, तो आंसर टू क्वेश्चन नंबर, आंसर टू क्वेश्चन नंबर 6। तो यहां पर जो आपको बेटा एक चीज गिवन है, वो क्या है? परचेज कंसिडरेशन। तो इस परचेज कंसिडरेशन को आप लोग लिख लो, रुपीस कितनी दे रखी है आपको परचेज कंसिडरेशन? 12 लाख रुपए। कितनी दे रखी है परचेज कंसिडरेशन? 12 लाख रुपए। आगे आ जाइए।
विदेश लिमिटेड पेड 60,000 बाय ड्रॉइंग अ प्रोमिसरी नोट इन फेवर ऑफ विभू इंटरप्राइजेस। बेटा ये आपको अब ये बताना शुरू कर दिया है क्वेश्चन ने कि वो पेमेंट किस किस तरीके से कर रहा है। तो वो ये कह रहा है कि 60,000 की पेमेंट हम थ्रू प्रोमिसरी नोट कर रहे हैं, बीआरबीपी के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। 1,90,000 थ्रू बैंक ड्राफ्ट, हम एक डीडी दे रहे हैं बना के, एक ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं कितने का, 1,90,000। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ 8% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। यहां तक क्वेश्चन रुककर मैं फिर जा रहा हूं। प्रोमिसरी नोट 60,000 का है और 1,90,000 की पेमेंट है। अब ध्यान से देखोगे इसमें पेमेंट कैसे हुई है। तो हम कहते हैं सबसे पहले मैं ऐसे ही कर लेता हूँ। बैंक पेमेंट करी है हमने 1,90,000 की। हमने बीपी दिया होगा प्रोमिसरी नोट को, मैं बीपी से शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, घबराना नहीं। कितने रुपए, 60,000 रुपीज। अच्छा लेस करूंगा मैं इसको। रिमेनिंग पेमेंट, रिमेनिंग बैलेंस लिख लो बाय डिबेंचर्स। अब डिबेंचर्स को अब पे कितने से करोगे वो मैं दिखा देता हूँ। कैलसी कहाँ गया मेरा, कोई बात नहीं। ओके। अच्छा किसी किसी बच्चों के मन में ना दो डाउट्स आ सकते हैं कि कैल्सी क्या हमें भी यूज करना है। द आंसर इज नो, आपको कैल्सी यूज नहीं करना। अब आपके मन में एक और कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है कि भैया हमने देखा है कि आपने जितने भी सेशंस लिए उसमें कैल्सी यूज करा, बट हमें तो कैल्सी यूज करना ही नहीं है। बेटा अब मैं आपको यहाँ पर ये कंक्लूजन दे दूं कि देखो जो जिस लेवल पे मैं हूँ मैं यूज करता हूँ कैल्सी, क्योंकि हमें अलाउड है, हमारे पेपर्स में भी अलाउड है। आपको अलाउड नहीं है, पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि मैं यूज करके यहाँ पर आपके सामने एक इमेज ये नहीं बनाना चाहता कि भाई ये बहुत टफ कैलकुलेशन है। सिंपल है, अब मैं ये करना नहीं चाहता और मैं यहाँ क्लैरिकल एरर नहीं करूंगा क्या कहते हैं वीडियो बनाते समय। सिंपल है, तो मैं इसीलिए कैल्सी यूज कर लेता हूँ ताकि टाइम बचे, ताकि हमारा परफेक्ट आंसर आए। और मैं इतने अच्छे से जानता हूँ कि अगर 1,90,000 को आप 60,000 से प्लस करोगे तो 2.5 लाख आएगा, और अगर आप 12 लाख में से 2.5 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका आंसर, 9,50,000 रुपए। तो बेटा इतनी कैलकुलेशन मैं इसीलिए कर लेता हूँ ताकि हम वेरी श्योर हो जाए और हमारा टाइम वेस्ट ना हो। और मैं तो देखो अभी भी करूंगा ही। ठीक है, तो एक नेगेटिव इमेज मत बना लेना कि भाई बहुत टफ कैलकुलेशन है, 9,50,000 रुपए। ठीक है, इसीलिए शायद भैया यूज करते हैं। द आंसर इज नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, भैया को आदत है। 9,50,000। ठीक है, सिंपल है। ओके, और प्लस माइनस सिखाने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ आप लोगों से, प्लीज। तो 9,50,000 रुपए आपकी क्या आ रही है पेमेंट, किसके थ्रू करनी है आपको, डिबेंचर्स के लिए। अब आप करोगे नंबर ऑफ डिबेंचर्स टू बी इशूड, कितने इशू करोगे। नंबर ऑफ डिवेंचर टू बी इशूड, तो बेटा सिंपल है, 9,50,000 रुपए आपको पे करने थे उसको। 100 रुपए का शायद था मेरे पास जो डिबेंचर था, और मैं उसे 5% डिस्काउंट पे दे रहा हूँ। तो यानी कि यहाँ मुझे 100 - 5 लिख के चलना चाहिए, रुपीज का साइन भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, रुपीज। और यहाँ मैं लिख देता हूँ 5%, 95 आ गया अपना मेरे पास। अब 9,50,000 को मैं 95 से डिवाइड करूँ तो नंबर ऑफ शेयर डिबेंचर्स आ रहे हैं 10,000। कितने हैं नंबर ऑफ डिवेंचर्स मेरे पास, 10,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही हमने वहां तक पढ़ा था। आ जाओ। द असेट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ विभू इंटरप्राइजेस कंसिस्टेड ऑफ, क्या कंसिस्ट कर रही है भाई वो, फिक्स असेट्स वैल्यूड 17,30,000 रुपए। फिक्स असेट्स कितने की है उसकी, 17,30,000 की। ट्रेड पेबल से 3,20,000 रुपए का। ध्यान से सोचना मेरी बात, आपको ने कैलकुलेशन बताई गई थी एसेट्स इज ग्रेटर देन लाइबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन, तो वहां पर क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व। अगर असेट्स ज्यादा है तो। दूसरी बताई गई थी असेट्स इज लेस देन लाइबिलिटीज प्लस परचेज कंसिडरेशन, तो वहां पर आएगा आपका गुडविल, कि भाई आपने एसेट्स कम में थी पर ज्यादा में इसलिए खरीदी क्योंकि उसकी गुडविल थी। अब यहां पर देख लेते हैं, 17,30,000 रुपए का यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि भाई हमारे पास एसेट है 17,30,000 की, और लाइबिलिटी कितने की है, 3,20 की। अगर आप 17,30,000 में से 3,20,000 माइनस करोगे तो मालिक बचेंगे 14,10,000 रुपए। कितने बचेंगे, 14,10,000 रुपए।
और इसके लिए आप पेमेंट कितने की कर रहे हो? 17 लाख रुपए, 12 लाख रुपए की पेमेंट कर रहे हो। दैट मीन्स कुछ तो झोल है। मीन्स आप पेमेंट कम कर रहे हो, माल ज्यादा मिल रहा है, तो क्या झोल होगा यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व का केस होगा ना, क्योंकि यहाँ पर आपकी एसेट ज्यादा है, बट आप पेमेंट कम कर रहे हो। और अगर आपको ऐसे समझ नहीं भी आया तो अब आपको जनरल एंट्रीज ही करनी है, क्योंकि क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज ही मांग रहा है। तो आ जाइए, अब हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो पूरी की पूरी बनाई हुई है ना, ये सारा का सारा आपका फेयर पार्ट है। इसको ये ना समझे कि ये रफली पार्ट है। तो ठीक है, सबसे पहले अगर हम जनरल एंट्रीज पे आ जाए, जर्नल एंट्री में फर्स्ट क्या करूंगा? सबसे पहले तो मैं परचेस कर रहा हूं, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट, ट्रेड पेबल्स से तो क्रेडिटर्स लिख ले रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। टू क्रेडिटर्स, टू किसको खरीदिए, मैं दो चीजें यहां देख के आना चाहूंगा। किसको खरीदा हमने? विभू को खरीदा हुआ है 17,30,000 और 3,20,000। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। 17,30,000 में आपने क्या खरीदी है? एसेट खरीदी है। 3,20,000 के बेटा आपके पास क्रेडिटर्स हैं। आप विभू को 12 लाख दे रहे हो, ये बात मत भूलना। कौन सी इंटरप्राइजेस है? ये विभू है, इंटरप्राइजेस। अकाउंट लिख लो, क्रेडिटर्स अकाउंट लिख लो। अब सिंपल आप बात समझो, पेमेंट में बाद में दिखा दूंगा। किस तरफ आ रही है बैलेंस शीट फिगर? तो बैलेंस शीट फिगर पूरी की पूरी इस तरफ आ रही है, और अगर क्रेडिट में आएगी तो आपको लिखना होता है कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व, अब कुछ नहीं करना आपको। 17,30,000 में से माइनस कर लो आप 15,20,000 रुपए, तो आपका 2,10,000 का बैलेंस खड़ा हो जाना चाहिए यहाँ पर। किसका? कैपिटल रिजर्व का। कितना? 2,10,000 रुपए। आप एंट्री पास करोगे, तीन बिजनेस परचेज और बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज टेकन ओवर, कुछ भी लिख लो। ठीक है, बीइंग बिजनेस परचेज नरेशन ठीक है आपकी, नहीं चलेगी। ओके, दूसरी एंट्री पे आ रहे हैं जी। दूसरी एंट्री, अब दूसरी एंट्री पेमेंट की होनी चाहिए। दूसरी एंट्री किसकी होगी? आपकी पेमेंट की। किसको? विभू को। तो चलो विभू को पेमेंट करते हैं। तो विभू अकाउंट डेबिट, कितनी पेमेंट करनी थी? 12 लाख रुपए। आपको क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह के आया है कि मैं बैंक से पेमेंट करूंगा 1,90। ऐसा कहाँ कहा हुआ है? मैंने कहा अभी दिखाता हूँ नालायक को। और बीपी से पेमेंट करना चाहोगे या फिर आप प्रॉमिसरी नोट लिखना चाहते हो तो प्रॉमिसरी नोट लिख लो। 60,000 टू परसेंटेज डिवेंचर, आप परसेंटेज वहां से कॉपी कर लेना, जो भी परसेंटेज है वहां से कॉपी कर लेना। मैं आपको बस ये दिखाने ले आया कि ये देखो, बैंक पेमेंट 1,90,000 की, 1,90,000 की बैंक पेमेंट है या नहीं है? है। और दूसरी पेमेंट कितने की है? 60,000 की है। और टोटल जो 9,50,000 रुपए के आपको क्या देना है? डिवेंचर, जो कि 10,000 डिवेंचर जाएंगे। अब ध्यान से दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर आप लिखोगे 10,000 डिवेंचर्स इंटू 100 के हिसाब से, यही लिखोगे ना पूरा का पूरा। तो 10,000 डिवेंचर इंटू 100 के हिसाब से ये तो बन जाएगा जी आपका 10 लाख रुपए। क्या हो जाएगा? ये 10 लाख रुपए। अब यहां पर आप सिंपल समझो ना कि आपने 10,000 डिवेंचर्स पे डिस्काउंट दिया था 5 रुपए का, तो 50,000 रुपए आपको यहां भी करना पड़ेगा। खत्म कहानी। तो आप यहां पर लिखोगे डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू, जो भी लिखना है आपकी मर्जी है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। दूसरी एंट्री हो गई है। अब इसके अलावा कोई एंट्री होगी क्या? द आंसर इज नो। इसके अलावा कोई एंट्री होनी नहीं चाहिए। बट एक बार मैं आपके संग दोबारा से रिपीट करूंगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और सारे कॉन्सेप्ट हमने अपने लेक्चर्स में कवर करे हुए हैं। देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू 17,30,000 रुपए मैंने कर दिया है यहाँ आपके संग। भैया कितने का बिजनेस था? 17,30,000 रुपए की एसेट्स थी। 3,20,000 रुपए का उसका क्या था हमारे पास? कोई लाइबिलिटी थी। तो 17,30 में से 3,20 माइनस करोगे, आपका जो भी आएगा वो अगर एक्सेस आ रहा है तो, और वो एक्सेस आ रहा है कंपेयर टू परचेज कंसिडरेशन, दैट मींस कैपिटल रिजर्व नहीं है ना। अगर वो एक्सेस आ रहा है और आपकी परचेज कंसिडरेशन कम है, तो फिर आपने क्या करा हुआ है यहाँ पर? समझो ना, तो कैपिटल रिजर्व है। और अगर आपकी परचेज कंसिडरेशन ज्यादा आ रही है और आपकी क्या कहते हैं एसेट्स कम है, तो गुडविल के लिए पैसा पे करा हुआ है। बट यहाँ पर क्या था? कैपिटल रिजर्व था। कितने का? 2,10,000 रुपए का। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझो, क्या कोई और भी चीज आपको दे रखी है? कोई भी चीज नहीं। तो आप तीसरी एंट्री एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए करोगे। किसको इंप्रेस करने के लिए? एग्जामिनर को। और यहां पर कोई बेटा और कोई बैलेंस बचा नहीं है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन रखा है। और कोई यहां पर बैलेंस बचा नहीं है। आपको लॉस को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। तो आप सिंपल एंट्री कर दो ना, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट। भैया कैपिटल रिजर्व क्यों चुन रहे हो?
क्योंकि है ना हमारे पास, एसपीआर तो बचा नहीं है। कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, और कितने से? 50,000 से, और ये भी 50,000 से। यहां पर मैं लिख दूंगा बीइंग लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ, हमने राइट ऑफ कर दिया। और आपके बेटा 3 नंबर पूरे के पूरे। आई नो कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा आपको, बट टाइम नहीं लगेगा जब आप इस पर अपनी कमांड कर लोगे। ये 3 एंट्री विदेश लिमिटेड की बुक में आपको करनी है, और ऊपर लिखना होता है, ये भी मैं बता दूं आपको, अगर अगर फॉर्मेटिंग भूल गए हो तो ऊपर लिखना जरूर, इन द बुक्स ऑफ विदेश लिमिटेड, नॉट विदेश, फॉरन ना चले जाना, विदेश, विदेश लिमिटेड, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन इसी का ऑप्शन में था, और ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमने डिस्कस करा हुआ है, तो इसको मोटा मोटी मैं बताऊंगा आपको। बाकी यार मार्किंग स्कीम आपके पास है, आप चेक कर सकते हैं कि हमने पढ़ा है नहीं पढ़ा, वो मैटर करता है। क्वेश्चन मैं कराऊंगा तो मेरे को थोड़ी पेपर लिखने बैठना है, नालायक हो, या मैं ही बैठ जाऊं तुम्हारे बदले? पर हो सकता है क्या कुछ? नहीं, एक बंदे का हो सकता है ना, अगर होगा भी तो इतने जनों का ग्लोबली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। यूथ लिमिटेड टुक अ लोन ऑफ 15 लाख रुपीज फ्रॉम अ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ टेंजिबल एसेट्स। क्या दिए हैं भाई इसने? टेंजिबल एसेट्स दिए हैं। इन एडिशन टू द प्रिंसिपल सिक्योरिटी, इट इशूड 10,000 रुपए 11% डिवेंचर्स ऑफ 100 each एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, इन्होंने इन्होंने जो 15 लाख का लोन लिया है ना, और ये जो टेंजिबल एसेट्स बता रहे हैं, बेटा ये ना आपको कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स है कहां यहाँ पर? कुछ भी नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए बताया हुआ है। दूसरा आपसे क्या कह रहा है, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इन्होंने क्या दिया? 10,000 11% डिबेंचर्स दिए, यानी कि कितने की सिक्योरिटी दे दी? अगर 10,000 को 100 से करोगे तो 10 लाख रुपए की तो सिक्योरिटी चली गई हमारी। कितने रुपए की? 10 लाख की। 15 लाख के लोन के लिए, यानी कि 5 लाख का कुछ और गया होगा, छोड़ो उस बातों को। पास नेसेसरी जनरल एंट्री, खत्म। मैं रुक गया हूं यहाँ पर, बिल्कुल शांत हो जाओ यहाँ पर। आप मेरी एक बात समझ लेना, मॉर्गेज की आपकी दो चीजें हैं, मॉर्गेज करने की दो चीजें हैं डिबेंचर में, या तो आप डायरेक्टली कर लो या जर्नल एंट्री पास करो। और जर्नल एंट्री बहुत सिंपल सोबर है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, ये एंट्री करनी है आपको, और नीचे आपको बस हल्की सी चेंज करनी है फॉर्मेटिंग पे। आज वो डिस्कस कर लेते हैं ना। आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ आगे भी पढ़ लो। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री, बेटा बिल्कुल जर्नल एंट्री कर देंगे फॉर द अबव ट्रांजेक्शन if the company decided to record the issue of 11% debenture as a collateral security to show the presentation in the balance sheet of youth limited। youth limited, चलिए अब मैंने याद कर लिया, 15 लाख 10 लाख, मैं नीचे जा रहा हूँ बस, और मैं आपको सोल्यूशन करके दिखा देता हूँ। जगह है या नहीं है जिंदगी के अंदर? ये रही ना बेटा, बहुत जगह हो गई जगह। सबसे पहला तो देखो, याद करके मत चले जाना कि क्या कहते हैं ना, पूरा प्रेजेंटेशन याद कर लो वहां से, सिर्फ अपना दिमाग लगाना बेटा। इन द बुक्स ऑफ यूथ लिमिटेड, जर्नल एंट्री पास करनी है तो आप जर्नल लिखोगे, फॉर्मेटिंग करोगे ऑब्वियसली, मतलब स्केल स्केल से खींचोगे जरा लाइन वाइन दो चार, इंप्रेस करने के लिए एग्जामिनर को। और सबसे पहले एंट्री डालोगे आप बैंक की, आप एंट्री दिखाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन, और ये लोन लिया है बेटा आपने 15 लाख का। मैंने डेट नहीं पढ़ी वहां पर, अगर डेट होती तो मैं डेट भी लिख देता। बीइंग लोन टेकन फ्रॉम एसबीआई बैंक, लिख दिया आपने, ठीक है। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री कर रहा हूं मैं, ये पहली थी मेरी, ये दूसरी आ गई मेरी। दूसरी क्या करूंगा? डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिवेंचर, और मैंने आपको दिखा दिया था कि 10,000 दे रहे हैं आप, तो यानी कि 10 लाख की सिक्योरिटी दे रहे हैं आप। बीइंग डिवेंचर इशूड फॉर कोलेटरल सिक्योरिटी, बस इतना लिख दो चलेगा, फॉर कोलेटरल
सिक्योरिटी पूरी ग्रंथ उठा के लिखने लग जाते हैं कुछ लोग परफेक्शन के चक्कर में, वो मत लिखना। और कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, ये आपकी दूसरी एंट्री थी। देखो तीसरी एंट्री में ना मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा, ये दो एंट्री हो गई, तीसरे में आपको बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में मैं बेटा ना आपके साथ कुछ बातें करना चाहूंगा, और वो मैं आपको बातें यहाँ बता देता हूँ। बैलेंस शीट में नॉन करंट लाइबिलिटी के हेड में एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिखा देना, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के आगे आप बैलेंस लिख के दिखाओगे। 1 मिनट दे तो बेटा, बस 1 मिनट। बैलेंस लिख के दिखाओगे आप 15 लाख रुपए, और यहां लिखोगे नोट नंबर 1। अब ध्यान से समझना, अगर ये जर्नल एंट्री पास नहीं हुई होती तो नोट नंबर 1 में मैं सेम चीजें करता कि भाई मैंने क्या लिया है, मैं दिखाता आपको, मैं आपको दिखाता कि मैंने लोन ले रखा है कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे में लिख देता, अगर मैंने जर्नल एंट्री पास नहीं करी होती, कि क्या कही कि 10,000 डिबेंचर एट द रेट ऑफ 100 गिवन एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी, और ये जो भी लोन था उसको लिख देता कोलेटरल सिक्योरिटी टू एसबीआई, खत्म, फुल लोन खत्म। ये हो जाता मेरा पहला ट्रीटमेंट, इसमें भी मेरे फुल मार्क्स मिलते। बट क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री करी है, तो मुझे ये चीज इग्नोर करके मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, मैं यहां पर लोन तो ऐसे ही लिखूंगा, लोन 15 लाख। अब मैं यहां लिखूंगा डिवेंचर इशूड एज कोलेटरल 10 लाख के अंदर लिखूंगा, मीन्स ये इसके अंदर लिखूंगा, मतलब यहाँ एक नरेशन बनती है ना आपकी, नोट्स के अंदर लिखूंगा, ये फाइनल अमाउंट बाहर रहेगा। मैं लेस करूंगा डिवेंचर सस्पेंस को, मीन्स बाहर कोई बैलेंस नहीं जाएगा, यहाँ 15 लाख का 15 लाख, और यहाँ भी आप देखोगे कि 15 लाख का 15 लाख ही आ रहा था। मैटर करता है प्रेजेंटेशन का, मैटर करता है जर्नल एंट्री का। ये दोनों बातें मैंने आपके संग डिस्कस कर ली, होप आप सेटिस्फाइड होंगे, ठीक है। बहुत अच्छा टाइम दे दिया, बिल्कुल एनालिसिस करा दिया आपका। अगली बार ये क्वेश्चन पेपर में चमके तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट चमकना चाहिए, और तुम उस क्वेश्चन में एग्जामिनर को चमका दोगे। चमकाने का मेरा मतलब है लिख के दिखाओगे, और कुछ मत सोचना उसके बारे में, क्योंकि वो तुम्हारे लिए देवता का काम करता है। उसका मन घूम गया ना तो वो तुम्हें घुमा देगा। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। योगा दत्रा लिमिटेड, बेटा एक तो योगा है और ऊपर से दत्रा भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अन फार्मास्यूटिकल कंपनी है, फार्मासिस्ट भैया की कंपनी है, ठीक है। फार्मासिस्ट भैया की कंपनी में आ जाओ। सबसे पहले फार्मास्यूटिकल कंपनी है, अब कोविड में यही खोली है लोगों ने, ठीक है, कोई बात नहीं। अपॉइंटेड मार्केटिंग एक्सपर्ट मिस्टर कार्तिकेय एज द सीईओ ऑफ द कंपनी, बेटा बहुत बड़ी कंपनी है, क्योंकि सीईओ तक अपॉइंट हो रहे हैं। जिनको नहीं पता सीईओ, तो आप बोल चुके होंगे मेरे से पहले, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है, कुछ बने चीफ एग्जिस्टिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, विद अ टारगेट टू पेनेट्रेट देयर रूट्स इन द रूरल रीजन। बेटा पेनेट्रेट का मतलब क्या होता है, मार्केट में आपकी उछाल आनी चाहिए, लोगों को डिमांड होनी चाहिए, ठीक है, पेनेट्रेट करना है अभी। मिस्टर कार्तिकेय डिस्कस द वे एंड मीन्स टू, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है क्या, अचीव टारगेट ऑफ द कंपनी विद फाइनेंशियल प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंटल्स हेड एंड आस्क द फाइनेंस मैनेजर टू प्रिपेयर द बजट, भाई बजट बनाओ। आफ्टर रिव्यूइंग द सजेशन गिवन बाय ऑल द डिपार्टमेंट, फाइनेंस मैनेजर कौन है, फाइनेंस मैनेजर मैं थोड़ी हूँ, तुम लोगों को फाइनेंस मैनेजर, आपको सुझाव देना है। अब तुम लोग ये बगल में ये मत देखने लगना किसको कह रहे हैं ये वीडियो में, मतलब बगल में कोई दिख तो नहीं गया इनको वेबकैम के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। फाइनेंस मैनेजर तुम ही लोग हो, तुम ही लोग आगे जाके फाइनेंस मैनेजर बनोगे, कॉस्ट अकाउंटेंट बनोगे, सीए बनोगे, सीएस बनोगे, और कंपनियों को बर्बाद करोगे। लास्ट वाली लाइन एकदम सही सुनी तुम लोगों ने, तो फाइनेंस मैनेजर भी तुम ही लोग हो। प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ एन एडिशनल फंड ऑफ रुपीज 52,50,000 रुपए, तो कौन छोड़ के गया था, छोड़ो, अब इसके बाद में बात नहीं करना चाहूंगा। 52,50,000 रुपए का आपने बजट डिसाइड करा है, और सिंपल, इसमें और कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें बता दूं, इसमें सिर्फ तुमने घपला सोचा हुआ है कि 52,50,000 रुपए रेस करेंगे, और इस फाइनेंस मैनेजर को, हम फाइनेंस मैनेजर हैं, और इस एक्सपर्ट को बताएंगे क्या होना, कार्तिकेय को बताएंगे कि किस तरीके से लूट होती है। ओके, योगा दत्रा लिमिटेड इज अ जीरो डेप्ट कंपनी, सबसे भद्दी कंपनी है ये, सबसे भद्दी कंपनी है। कल को आप जब कंपनी में पढ़ेंगे मेरे संग, वैसे तो तुम पढ़ चुके हो कंपनी शेयर्स वाली, जीरो डेप्ट कंपनी सबसे भद्दी कंपनी होती है। डेप्ट होना चाहिए बेटा, लेबर्ड कंपनी होनी चाहिए, लिबरलाइज्ड कंपनी होनी चाहिए। ऐसी कंपनियां बिल्कुल अच्छी नहीं है जो सिर्फ इक्विटी के सहारे चल रही है। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ
फाइनेंशियल लिवरेज। आहा बेटा, वर्ड बेटा देख खुशी होती है, बट यकीन मानना अब इस वर्ड पे मेरा एक कथन है, आपको ना ये ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, ये सारे के सारे आगे पढ़ने हैं। एक चैप्टर आता है, एक नई बुक आती है, एक नया डिपार्टमेंट खुलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उसमें आपको ये पढ़ना होता है सारा का सारा, OL, CL, FL, ठीक है, ये सारी चीजें पढ़नी पड़ती है आपको। अब ये वर्ड्स ना पेपर में देख के हमारा दिमाग खराब होता है। लिटरली जब मैं खुद 12th में गया था तो ऐसे वर्ड्स ऐसे हमारे एग्जाम में भी आते थे, क्योंकि जो एग्जाम सेट करने वाला होता है वो काफी अच्छा दिमाग लगा रहा होता है। वो एग्जामिनर पिछले इतने सालों से एग्जाम बना रहा है, वो आपको कंफ्यूज कर रहा है कि ये फाइनेंशियल लिवरेज। अब तुम्हारा दिमाग कहां गया, यार ये फाइनेंशियल लिवरेज क्या है? अरे यार ये तुम्हें बिल्कुल नहीं बताना है, और ये तुम्हें पता भी नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूं नॉलेज भी बेटा उतनी रखो जितनी काम आए, ठीक है? ज्यादा नॉलेज रखना, आई नो कि वो वेस्ट कभी नहीं होता, बट थोड़ा तो लेवल चलाओ ना। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ब्रांच अकाउंटिंग, तुम्हें डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, हायर परचेस पढ़ाने लग जाऊं तो नॉलेज तो वो भी है, बट वो आपके काम थोड़ी आएगी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने लग जाऊं मैं आपको कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 पढ़ो, 6 पढ़ो, मैं कहता हूँ प्रोविजन बनाते हुए S29 पढ़ो, तो बेटा इतनी नॉलेज भी नहीं रखनी। तो इन सब वर्ड्स को इग्नोर करना होता है। जो एक इंटेलिजेंट बच्चा होगा ना, वो इस पर फोकस करेगा, व्हाट इज फाइनेंशियल लिवरेज, वो घर जाके फोकस करे। बट स्मार्ट बंदा क्या कहेगा ना, भाड़ में जाए। अभी मैं सीबीएसई को फेस कर रहा हूँ, और सीबीएसई ने मुझसे फाइनेंशियल लिवरेज पूछने का कोई हक नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी बुक में फाइनेंशियल लिवरेज नहीं है कहीं भी लिखा हुआ। तो ना ही मैं बताऊंगा, ना ही मैं सोचूंगा, मैं आगे क्वेश्चन पढ़ूंगा। क्या भैया क्वेश्चन में अभी तक कोई कंटेंट काम का था? मैंने कहा अगर मैं आपसे दिल पे पत्थर रखकर, मैंने ब्रेकअप कर लिया वाला नहीं, मैंने दिल पे पत्थर रखकर अगर मैं बोल दूं तो ये 52,50,000 रुपए मेरे काम का होगा अभी तक, और कुछ भी मेरे काम का नहीं है भैया। पूरी कहानी मैंने कहा काट इसीलिए नहीं रहा, कहीं आगे पता चल रहा है थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे, अनसिम पैसेज पूछ दे, तो इसीलिए नहीं काट रहा हूं, डर लगता है। द फाइनेंशियल मैनेजर प्रपोज टू इंक्लूड डेप्ट इन द कैपिटल। बेटा फाइनेंशियल मैनेजर कौन? तुम लोग बेटा, तुम लोग, कोई और किसी की हिम्मत है तुम लोग आगे बन जाए? आपने बोला कि हमने भैया की क्लास अटेंड करी थी और यहाँ पर ये होना ही चाहिए था, कैसी बात कर दी। मैंने कहा ठीक है। आफ्टर डेलिब्रेशन, डेलिब्रेशन मतलब सोच, गंदी, ना ना ना, मतलब ध्यान से सोचना, ध्यान से सोचना। डेलिब्रेशन का मतलब क्या? ध्यान से सोचना। ऑन 1 अप्रैल 2020 द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैड डिसाइडेड टू इशू 6% डिबेंचर्स of 100 each at a public at a premium of 5% redeemable after a 5% at 110 per share। मैं ये बात बाद में करूंगा, एक बार ना मैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लूं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिबेंचर्स, ठीक है कर दूंगा। पास जर्नल एंट्री, ओके, पास जर्नल एंट्री टू राइट ऑफ, ओके, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फिक्स ऑफ, ओके, लॉस ऑन इशूज, ओके। आ जाओ 1 मिनट, जरा मेरे से जल्दी आना प्लीज प्लीज आप लोग। ये स्टार बना रहे हो, काट रहा हूँ नालायक को, काट रहा हूँ। भैया ये वर्ड को सीरियसली लेने क्या? मैंने कहा अरे वो वाला नहीं यार, पागल हो गया तुम लोग, कैसे बात करते हो? ये लो घस दिया मैंने पूरा। बेटा ये जितना पोर्शन अभी हाईलाइट हो रहा है, ये किसी काम का नहीं है, सिर्फ कहानी है। और इसको लोग कहते हैं केस बेस्ड स्टडी, केस बेस्ड स्टडी। बेटा अभी आपने देखी ही नहीं है केस बेस्ड स्टडी क्या होती है। आओ कभी एक प्रोफेशनल कोर्स में आपको पता चलेगा केस बेस्ड स्टडी क्या होती है। डरा नहीं रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ, क्योंकि लाइफ में विजन बहुत बड़ा होना चाहिए। ये बहुत छोटा विजन है कि ये केस बेस्ड स्टडी है, सब बकवास है यहाँ से। और आई प्रॉमिस यू कि अगर मैंने इसमें ऊपर देखा, भैया देख तो रहे हो, मैंने कहा नहीं देखूंगा, पक्की बात, ये लो, ये लो, यहां से बात करूंगा। और यही मेरा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना बस एग्जाम में, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। नंबर ऑफ डिबेंचर टू बी इशूड टू रेज एडिशनल फंड, मैं करूं? तो और कौन करेगा? वीडियो बनाने का शौक तो आप ही को चढ़ता है। सॉरी, बना देता हूँ, ओ मतलब कर देता हूँ। पॉइंट नंबर फर्स्ट मालिक, एक एक करके करूंगा, मेरे लिए ये सारे एक्शन कराना थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, अपन है धीरे चलने वाले लोग। नंबर ऑफ डिबेंचर्स ₹52,50,000 तुम्हारी रेस करने हैं तुम्हें, हिम्मत नहीं है तुम लोगों की, पर करोगे जरूर। 100 रुपए के हिसाब से कितने में दे रहा है भाई, कितने में दे रहे हो सर? ओ 5% प्रीमियम पे, कंपनी ज्यादा अच्छी चल रही है का? मैंने कहा फार्मास्यूटिकल कंपनी तो अच्छी चलती, +5%। ओके, कैलसी का यूज 52,50,000 डिवाइडेड बाई 105, ठीक है? 50,000 डिबेंचर्स आपको इश्यू करने चाहिए। भैया हो गया क्वेश्चन, 5 पार्ट्स हैं इसके, और नंबर भी देख लो, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो एक नंबर मिला है तुम लोगों को। दूसरा नंबर ध्यान से सुनना, जनरल एंट्री फॉर द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। भैया ये तो टफ लग रही है, मैंने कहा ये तो है भी सच में, हमेशा तुम्हें बेवकूफ थोड़ी बनाता रहूंगा, इजी है। अब ध्यान से सुनना, आपको डिबेंचर इशू करने, मजाक छोड़ो इधर देखो,
आपको डिबेंचर इशू करने, डिबेंचर इशू करने के लिए बच्चों मैं एक चीज बता देता हूँ आपको। हाँ हाँ बताओ। देखो डिबेंचर इशू करने के लिए आपको एक टॉपिक पढ़ाया गया था, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ओ सॉरी, इशू ऑफ डिबेंचर व्हेन कंडीशन ऑफ रिडम्पशन इज गिवन। बड़ा बना बेटा पढ़ाया था, देखो मैंने पढ़ाया था, तुम लोगों ने नहीं पढ़ा। मम्मा से और मैंने पढ़ाया था, पक्का मम्मी कसम भगवान कसम मैंने पढ़ा पर मैंने पढ़ाया था, तुमने पढ़ना है जाकर। मजाक छोड़ो, तुम ये एसक्यूपी के अगर सैंपल पेपर पे हो और ये क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो जाके पहले वीडियो देखो। और मैं ये नहीं कहता मेरी देखो, जाओ किसी की भी देखो, किसी भी टीचर की देखो, सबने एक जैसा पढ़ाया होगा, सबने अच्छा पढ़ाया होगा। सिंपल है। अब मैं मजाक छोड़ रहा हूँ, आ रहा हूँ फोकस। अगर आपने रिडम्पशन की कंडीशन पहले ही बता रखी है एट द टाइम ऑफ इश्यू, तो प्रूडेंस के हिसाब से अगर कोई लॉस हो रहा है तो उसे बुक कर लो। भैया लॉस क्या हो रहा है यहाँ पर, मैंने कहा चलो आप बगल में आओ। अब ध्यान ध्यान से देखो, पहली बात, 100 रुपए का शेयर तुम 105 में इश्यू कर रहे हो, भैया ये लॉस नहीं है, मैंने कहा अच्छी बात है। बट आप इसको रिडीम करने जाओगे कल को 110 रुपए में, तो बेटा इसे तो आप हमेशा लेकर भूल जाते हो, कभी भी याद रखना। आप प्रीमियम लेकर भूल जाते हो, आप कंपेयर करते हो इससे। तो 100 रुपए का जब डिवेंचर 110 में आपका रिडीम होगा तो 10 रुपए का सीधा कैपिटल लॉस मुझे आज ही दिख रहा है, और इसे मैं एज पर प्रूडेंस राइट ऑफ करूंगा। ये जो 10 रुपए का लॉस है, ये मुझे आज ही जो दिख रहा है, इसको मैं राइट ऑफ करूंगा। भैया ये क्वेश्चन कहां से करा, मैंने कहा यहां से करा, क्योंकि ये देखिए 100 रुपए का एरो भी ऊपर को क्यों बना, नहीं नहीं मैंने जानबूझ के नहीं करा था, याद रखना प्लीज, सॉरी। ये 100 रुपए का जो डिबेंचर है, यह आपने इशू करा था प्रीमियम पे 5% पे, और रिडीमेबल होगा 110 पर शेयर पे आफ्टर 5 ईयर्स। तो बेटा इसकी एंट्री आपको अच्छे से पास करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर देखो, 1/4/2020 एंट्री पास होगी। सबसे पहले सारा पैसा एक संग आएगा, क्योंकि हम ये एज्यूम नहीं कर रहे कि पार्ट्स में पेमेंट आ रही है। तो सबसे पहले जो आपकी एंट्री होनी चाहिए वो होनी चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए मंगाए तुम लोगों ने, 52,50,000 रुपए, 52,50,000 रुपए। नरेशन लिखते हैं ना, बीइंग डिबेंचर मनी रिसीव्ड, ठीक है। 1/4/2020 को ही अब इनको अलॉट कर रहा हूं मैं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू, सबसे पहले परसेंटेज डिबेंचर 11%, 6% था, 6%। टू 6% डिबेंचर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और टू SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। बेटा 10,000 रुपए के हिसाब से आपको पैसे मिलने चाहिए 105। आप करके देख लो, आना भी सही चाहिए। बार बार कैलकुलेशन करने से यही चीज होती है कि आपकी गलती भी होती है तो पकड़ में आ जाती है। 10,000 भैया, हमने तो गलती करनी होती है पेपर में, ना लायक हो, ऐसा नहीं सोचते। 10,000 इंटू 105, 10,50,000 रुपए क्यों आ रहा है ये, कितने डिवेंचर इशू कराए, ओ 50,000, मेरा पिछला क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है, ओके सॉरी। 50,000 इंटू 105, बेटा आ गया 52,50,000। 50,000 डिवेंचर के हिसाब से 105 आएगा 52,50,000 रुपए। 50,000 डिवेंचर्स पे आपने 5 रुपए यहाँ खाए हैं, तो ये बनेगा शायद 2.5 लाख रुपए। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पूरा यहाँ पर आएगा 50,000 इंटू 100, यानी कि पूरा का पूरा 50 लाख रुपए, ठीक है। और यहाँ पर तो आएगी आपका 52,50,000 रुपए पूरा का पूरा। तो बीइंग डिवेंचर अलॉटेड, ठीक है। बट ये एंट्री अभी इनकम्प्लीटेड है, क्यों, क्योंकि अभी मैंने टर्म यहाँ पर आपसे डिस्कस ही नहीं करी। अब ध्यान से देखना बेटा, आपको देना पड़ेगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो यहाँ पर आप लिखोगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, आप पे करोगे। मैंने आपसे बोला था प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना पे करोगे बेटा आप, तो बेटा 50,000 डिवेंचर को आप 10 रुपए फालतू दोगे तो 5 लाख रुपए। और यहाँ पर आप दिखाओगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर सेम अमाउंट से, कितना बेटा, 5 लाख रुपए। और अब आपकी जनरल एंट्री पूरी की पूरी कंप्लीट, और आपके एक और नंबर आपके खाते में जुड़ते हैं, ठीक है। ये मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका था आपसे सेशंस के समय पे। तीसरा कह रहा है कैलकुलेट, सॉरी, जनरल एंट्री टू राइट ऑफ द लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, इसको राइट ऑफ करना है बेटा। अब ध्यान से देखना, इसको राइट ऑफ करूंगा मैं। अब इसी साल राइट ऑफ कर रहे हो तो एंट्री क्या डालोगे भैया, मैं तो कह रहा हूँ कि यही सेम डेट डाल दो, मेरे को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट नंबर ये फर्स्ट था, सेकंड था, अब मैं थर्ड पे आ रहा हूँ, तो मैं तो इसी दिन भी राइट ऑफ कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/4/20 अगर आपका मन कर रहा है, और
ये रेंट तक जा सकते हो लिमिट। तो 31/3/21 आपकी मर्जी है। बेटा एंट्री पे मेरा कोई दुख नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना मेरे पास दोनों चीजें अभी भी हैं, तो मैं राइट ऑफ कर दूंगा, मेरे अगले दिन ही कर दूंगा यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। इस साल करना होता है, कब करूंगा ये मेरे पर डिपेंड करता है, तो अगले दिन भी कर सकता हूँ, एक साल पूरा वेट भी कर सकता हूँ। एंट्री क्या होगी बेटा, लॉस ऑन इशू, वो क्रेडिट होगा। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर वो क्रेडिट होगा पूरे 5 लाख से, नो डाउट। बेटा जो रिदम है वो रिदम है, मतलब जो क्या कहते हैं सीक्वेंस है, वो एसपीआर पहले यूटिलाइज होगा और फिर यूटिलाइज होगा आपका क्या, एसपीआर के बाद और कुछ भी है क्या? तो एसपीआर कितना है यहाँ पर, 2.5 लाख रुपए, और कुछ पता नहीं है, तो एसपीएल ले लूंगा मैं कितना, 2.5 लाख रुपए, और मैंने यहाँ पर राइट ऑफ कर दिया, एसपीआर अकाउंट डेबिट, एसपीएल अकाउंट डेबिट टू लॉस। तो यहाँ क्या हो गया, लॉस राइट ऑफ हो गया। आपको नरेशन भी अच्छे से लिखनी है एक एक नंबर के लिए, ठीक है? क्या यहाँ पर कैपिटल रिजर्व और था क्या? द आंसर इज नो। कैपिटल रिजर्व कहाँ था, एसपीआर 2.5 लाख का था, ये पूरा पूरा यूटिलाइज कर लिया, एग्जॉस्ट कर दिया, और एसपीएल इमेजिन कर लिया। ये पार्ट नंबर थर्ड था आपका। पार्ट नंबर फोर्थ क्या है, आ जाइए आ जाइए। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल फिक्स्ड ऑब्लिगेशन एसोसिएटेड विद द डिवेंचर्स। बेटा ये बात ध्यान से सुनना, ये वर्ड भी आपने नहीं पढ़ा होगा। ऑब्लिगेशन का मतलब है कि डिवेंचर पे हमें फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। बेटा वो आपको अमाउंट करना है, आपको कैलकुलेट, आपको एंट्री नहीं करनी। तो अब यहाँ पॉइंट नंबर फोर्थ में आपको इंटरेस्ट निकालना है डिवेंचर पे एनुअली, कि कितना होगा। तो आप लिखोगे, यहाँ पर लिख लो आईओडी, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब कुछ बच्चे इसमें ये कंफ्यूज होते हैं कि इंटरेस्ट दे किस पे। तो मैंने कहा सिंपल है बेटा, जितना पैसा आपका परसेंटेज डिवेंचर पे गया है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो परसेंटेज डिवेंचर में आपका गया हुआ है 50 लाख, तो सिर्फ इसी पे दिया जाता है, ना ही आपको डिस्काउंट से फर्क पड़ता है, ना ही आपको और किसी चीज से। तो 50 लाख का 6% आई गेस 3 लाख रुपए होगा, क्योंकि 10% तो 5 लाख होगा। तो 3 लाख रुपए आपका ऑब्लिगेशन है। भैया करके देख ही लो आप एक बार प्लीज, 50 लाख का 6% 3 लाख रुपए, तो ये आपका ऑब्लिगेशन है। आप इसे लिख सकते हो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इसके बगल में ही लिख लेना, ठीक है? उसके बाद लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है। ये अकाउंट हमने डिस्कस भी नहीं करा था, एंड आई एम हैप्पी ये अकाउंट यहाँ पर आ गया। अब ध्यान से देखना क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर का अकाउंट बनाना है आपको। भैया टफ है क्या? मैंने कहा वो जो पीछे की तो जर्नल एंट्री करी है वही तो है बस। पॉइंट नंबर फिफ्थ, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर आप पहले वाले केस में देखोगे आपकी सेकंड जर्नल एंट्री में, तो ये डेबिट हो रहा है, और डेबिट हो रहा है ये टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन के नाम पर। भैया प्लीज हमें जाकर वहां से भी क्लैरिफाई करा देना। मैंने कहा आप परेशान ना हो, मैं पक्का कराऊंगा 5 लाख, ठीक है? अब ये डेट यहाँ पर आपने डाली होगी 1/4/20। अब यहाँ आपका मन है तो 31/3/21 डालो, या फिर ओपनिंग डाल दो। फिर आपने इसको राइट ऑफ कर दिया बाय एसपीआर से और बाय एसपीएल से, ये आपका अकाउंट बन गया जी। 2.5 लाख रुपए आपने यहाँ से लिए थे, 2.5 लाख रुपए आपने यहाँ से लिए थे, भाई क्रॉस और खत्म। भैया ये 5 नंबर मिल जाएंगे हमें, मैंने कहा पक्का मिल जाएंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ बेटा, आप लोग हो सकता है बुरा भी मान जाए कि भैया कैसी कैसी बातें करते हैं आप, ये हमें पता है। तो यहाँ पर सिंपल एक चीज ये निकल के आती है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, अगर वो लेजर बन रहा है तो उस लेजर में उसका नाम नहीं आता। आप एंट्री नंबर सेकंड देख के चलें। फिर एंट्री नंबर सेकंड में ये सेकंड पार्ट आपका यहाँ पर दे रखा है कि लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर यहाँ पर डेबिट हुआ है। अब ये जो डेबिट हुआ है, ध्यान से देखिए, ये डेबिट हुआ है इसके वजह से, ये हुआ है ये जो डेबिट हुआ है ये हुआ है इसके वजह से, ये इसके वजह से डेबिट हुआ है। तो इसके वजह से हुआ है तो ये रीजन लिखोगे, तो ये डेबिट हुआ है इस रीजन की वजह से, ठीक है? और यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो क्रेडिट हुआ है उसके पीछे के रीजन ये दोनों हैं, तो ये दोनों डेबिट हो रहे हैं, तो इन दोनों को यहाँ ये देखिए इसलिए क्रेडिट करा है, क्योंकि यहाँ पर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर जो क्रेडिट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, वो हो रहा है एसपीआर और एसपीएल की वजह से। तो इस अकाउंट को मैंने सेट ऑफ कर दिया और आपके 5 नंबर पूरे, ठीक है? मालिक मैं आपको अब एक चीज ये बता दूं कि हमने पार्टनरशिप पूरी कर ली जिसका वेटेज 12 नंबर था, हमने पूरे डिवेंचर्स कवर कर लिए जिसका वेटेज 8 नंबर था। 20 नंबर की प्रिपरेशन मैं आपके संग कर चुका हूँ। मैंने बहुत टाइम सेव करने की कोशिश करी, बट मैं कॉन्सेप्ट पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। वन शॉट बनाने के चक्कर में, रिवीजन बनाने के चक्कर में, फास्ट ट्रैक सेशन लेने के चक्कर में, या किसी भी चीज के चक्कर में मैं कभी भी रिवीजन पे ना ही कॉम्प्रोमाइज करता था, ना करूंगा, और ना ही आगे होगा। ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको ना सिर्फ पास नहीं होना है, एक अच्छी नॉलेज लेके निकलना है, एक अच्छा अकाउंटिंग प्रोफेशनल बनना है। हमारे जो 11th के 12th के टीचरों ने पढ़ाया था वो आज तक हमें हमारे सीए की स्टडी में, बीकॉम में, एमकॉम में, जब 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 हमने ये करा, ये बीकॉम एमकॉम ऑनर्स में जब भी हमने करा, इन सब में मुझे बहुत काम दिया। आज भी अगर मैं किसी भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखता हूँ जो मेरा पास से रिलेटेड है, यानी कि वो टॉपिक मेरे हक में था, मतलब वो 11th 12th में मैंने पढ़ा था, सच में आई फील प्राउड कि वो मुझे एकदम से आ जाता है।
जस्ट नॉट बिकॉज ऑफ कि मैं बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ या था, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बेटा टीचर की मेहनत भी बहुत थी मेरे ऊपर, और वही मेहनत मैं आपके ऊपर भी करने की कोशिश करता हूँ कि भाई मैं किसी भी कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज ना करूँ। बच्चा कहीं से भी पढ़ा हो, उसको समझ आना चाहिए। बेटा कल को जब वो आपके ग्रेजुएशन की क्लास में बैठे, किसी प्रोफेशनल क्लास में बैठे, तो वो अपने आप को पीछे फील ना करे कि ये मुझे नहीं आता। तो ये सारी चीजें आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में दिखती हैं, इनहेंस होके दिखती हैं, अपग्रेड होके दिखती हैं, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि व्हाट इज दैट। हमारे जो एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम है वो ये है कि हम फ्यूचर से कनेक्ट नहीं करते हैं। कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बेटा एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस चल रही है, ये पहले 2 साल की प्रोसेस थी आपकी। आप जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो और प्रोफेशनल प्रोसेस आपको बताई जाएगी। जब आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में होगे तो आपको एकदम पीक पे ले जाया जाएगा कि भाई अब ये चीजें हैं, ऑडिट होती है, इस तरीके से कंप्लायंसेस करने होते हैं, ये सारी चीजें। बट आपका हिंट, इन सब चीजों का हिंट आपको 11th-12th में बेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, मेरी किसी से कोई वो नहीं है, गुजारिश नहीं है, बस आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। जिसकी भी वीडियो देख रहे हैं 12th के नंबर को कंसिडर करके पढ़ें। आई नो कि आपके बहुत सारे एंट्रेंसेस आ रहे हैं, बट मेरा मानना है कि फर्स्टली फोकस ऑन दीज एग्जाम, सीबीएसई के एग्जाम पे फोकस कर लो, क्योंकि यहीं से चैप्टर उठ के वहां पर भी आएंगे। कोई भी एंट्रेंस, कोई भी फाउंडेशन 11th-12th के जो लेवल पे आता है वो इन्हीं में से उठ के आता है। भैया आप एक चीज गलत कह रहे हो, वहां पर स्मार्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कहा स्मार्ट क्वेश्चन होते होंगे बेवकूफ बच्चों के लिए। अगर आपने स्मार्ट स्टडी करी है, आपने एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है बेटा, किसी से भी पढ़ा हो, खुद से पढ़ा हो, किसी टीचर से पढ़ा हो, मुझसे पढ़ा हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉप करेंगे, आप उन एग्जाम में भी टॉप करेंगे। क्या हम नहीं बैठे थे एमसीक्यू पेपर देने? हम भी बैठे थे बेटा अपने टाइम पे, एंट्रेंसेस के टाइम पे। कोई फर्क नहीं होता, बस टाइम कंजम्पशन आपको वहां पर बचानी होती है। जिसकी भी तैयारी हम करवाएंगे आपको, क्यों टेंशन ले रहे हैं? तो अभी के लिए मेनली फोकस होना चाहिए सीबीएसई। सीबीएसई पे फोकस करो। अभी जितने भी एंट्रेंसेस है उनको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे डाल दो। इस पे फोकस कर लिया तो वो क्रैक होगा। उस समय सिर्फ हमें स्मार्ट रीजनिंग सीखनी है कि स्मार्टनेस कैसे दिखाएं हम ये अकाउंट ना बनाए, हम ये स्मार्टनेस कैसे दिखाएं, वो आपको प्रिपेयर करा दिया जाएगा। ओके, दिस इज ऑल फॉर नाउ। हमारी कंपनी का पार्ट हो चुका है, हमारा पार्टनरशिप का पार्ट हो चुका है। आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि कल हमें जो खत्म करने वाले हैं दैट इज एनपीओ, जो 10 नंबर का है, और हमारी पूरी 30 नंबर की वेटेज पूरी। फिर लास्ट जो बचेगा वो सीएफएस और एनालिसिस का पार्ट बचेगा, वो मैं आपको अगले सेशंस में करवा के दे ही दूंगा। दिस इज ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कीप हार्ड वर्किंग, कीप रॉकिंग। आगे बढ़ना है, पीछे फोकस नहीं करना है, आगे बढ़ते रहो, फोकस करो और कुछ लाइफ में अच्छा करना है। ओके, चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।